ख्रिस्त बुद्ध झरतुष्ट महावीर मानव संता मानव्याचे दीपस्तंभ दीन दीन होऊन त्यांचे वंदुया जिन जीवों में ये क्षमता नहीं होती वह अपने शरीर पर रहने वाले जीवाणुओं के प्रकाश को ढंग से नियंत्रित करते हैं। देखिए, जिन जीवों में ये शरीर का भाग अंदर खींचना या उसे बाहर निकालना ये क्षमता नहीं होती, वह अपने शरीर पर रहने वाले जीवाणु जो है उसके प्रकाश को दूसरे ढंग से नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? तो ये जीव है अपने शरीर के उस भाग को ढक देते हैं जहां प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमने पहले देखा कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं कि अपने शरीर के भाग को अंदर खींच लेते हैं या उसे बाहर निकालते हैं, पर जिनमें ये क्षमता नहीं होती तो ये जो जीव है वह जहां जीवाणु प्रकाश उत्पन्न करते हैं ऐसे भाग को, ऐसे अपने शरीर के अंग को वह ढक देते हैं, और जहां आवश्यकता नहीं होती वहां वह प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती तो उस भाग को ढक देते हैं। शरीर के उस भाग को ढकने से वहां के जीवाणु भी ढक जाते हैं, अतः वहां का प्रकाश समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार के जीव अपने शरीर का कोई भी भाग अथवा एक से अधिक भाग अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे ढक सकते हैं और जब चाहे खोल भी सकते हैं। यानी कि दूसरा प्रकार है कि अगर आपको अंदर तो जहां जीवाणु है वो निरंतर प्रकाश करते रहते हैं तो उस भाग को आप अपने शरीर के अंग से वो ढक सकते हैं और इसके कारण वहां का प्रकाश खत्म हो जाता है। और जब आपको आवश्यकता होती है कि आपको प्रकाश की आवश्यकता है तो आप उस भाग ढके हुए भाग को खोल सकते हैं और आपको ये सारे आपकी इच्छा के अनुसार जब चाहे आप वो भाग ढक सकते हैं या खोल सकते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले कुछ जीव रसायनों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसके लिए लूसीफेरिन और लूसीफेरेस नामक रसायनों की आवश्यकता होती है। ये दोनों रसायन प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के शरीर में रहते हैं तथा इन्हीं दोनों रसायनों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दो रसायनों की आवश्यकता होती है, एक है लूसीफेरिन और दूसरा है लूसीफेरिस। इस दोनों रसायनों के कारण उत्पन्न होने वाले जीवों में शरीर में वह प्रकाश होता है और वो दो रसायन उस शरीर में आवश्यक है तभी वह प्रकाश कर सकते हैं। उनमें लूसीफेरिन प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य करता है और दूसरा रसायन लूसीफेरिस प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया को तेज करता है। क्रिया में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। अब लूसीफेरिन जो है वह रसायन प्रकाश उत्पन्न करने का काम करता है। इसमें जो पहला जो है लूसीफेरिन, ये जो रसायन है वो प्रकाश उत्पन्न करने का अलग काम करता है, और दूसरा जो लूसीफेरिस ये जो रसायन है वो प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया को तेज करता है, उसको गति देता है। और इस सब में ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बगैर वह ये सारी जो क्रिया है रासायनिक पारस्परिक क्रिया जो हमने पहले बात कही थी, रासायनिक पारस्परिक क्रिया वो हो ही नहीं सकती। उसमें ये दो तीन चीजें आप देखिए महत्वपूर्ण है। एक पहला लूसीफेरिन नामक रसायन, दूसरा लूसीफेरिस नामक रसायन, और तीसरा जो हमें सब जीवों के लिए आवश्यक है वो ऑक्सीजन। इन तीनों के साथ वहां उस जीव में पारस्परिक क्रिया होती है, पारस्परिक रासायनिक क्रिया होती है, और वहां उन जीवों के शरीर से वह प्रकाश उत्पन्न होता है। सागर में पाए जाने वाले प्रकाश उत्पादक जीवों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर ये जीव पानी से बाहर निकलते हैं तो वो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते। जो जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनके लिए पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी के वह प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते। अधिकांश जीव जीवाणु द्वारा अथवा रासायनिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव है
जो अपने शरीर के अंग पर जो जीवाणु होते हैं उसके द्वारा एक तो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, नहीं तो उनके शरीर में जो रासायनिक क्रिया होती है उसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। पर इसमें कुछ ऐसे भी जीव है जिनके शरीर पर न तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं और न ही इनके शरीर पर रसायन उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं, फिर भी ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे भी जीव है जिनके शरीर पर कुछ जीवाणु भी नहीं होते या रासायनिक क्रिया भी उनके शरीर में नहीं होती, फिर भी वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ऐसे जो जीव है उनके इस प्रकार के जीवों में शरीर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, उनके शरीर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है और जिससे वह उसमें से एक विशेष प्रकार का द्रव पदार्थ निकलता है और यह द्रव पदार्थ पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। हमने जो अभी देखा कि वही बात है कि अगर जो जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनमें महत्वपूर्ण बात है कि उसमें पानी की आवश्यकता होती है कि बिना पानी के वह प्रकाश नहीं उत्पन्न कर सकते। इसमें और एक जो जीव है उसमें क्या है कि उसमें एक विशेष ग्रंथि होती है और इस ग्रंथि से वह कुछ ऐसे विशेष प्रकार के द्रव निकलते हैं और जो द्रव पानी के संपर्क में आने के बाद ही प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। यानी कि ये तीसरा प्रकार है जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों में। पर इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उसमें भी पानी की आवश्यकता होती है। अगर बिना पानी से कुछ भी प्रकाश वह उत्पन्न नहीं कर सकते। ने 3 प्रकार के अलग अलग जीव देखे। उसमें पहला था कि अपने अंगों पर जीवाणु होते हैं उनके शरीर पर और उसके द्वारा प्रकाश निकालते हैं। दूसरा प्रकार उनके शरीर में रासायनिक क्रिया के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है और तीसरा जो हमने देखा है उसमें है कि उसमें ग्रंथि होती है और ग्रंथि से कुछ ऐसे विशेष प्रकार के द्रव पदार्थ निकलते हैं और वो पानी के संपर्क में आने के बाद प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जीव वैज्ञानिकों के द्वारा लंबे समय तक किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि जमीन और पानी के सभी जीव अलग अलग उद्देश्यों के पूर्ति के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा लंबे समय तक अध्ययन किया गया है और इससे ये बात पता चली है जमीन हो या पानी हो सभी पर जो जीव अलग अलग उनका उद्देश्य अलग अलग होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि एक जीव द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश दूसरे जीव द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश से पूरी तरह भिन्न होता है, अर्थात सभी जीव अलग अलग तरह का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यानी कि आपको यहाँ स्पष्ट होना चाहिए, अगर एक जीव द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया गया है तो वह दूसरे जीव द्वारा किए गए प्रकाश उत्पन्न से अलग होता है। यानी कि एक जीव के जो प्रकाश है उसका फायदा दूसरा जीव नहीं उठा सकता। यानी कि हम जिस तरह मनुष्य में टॉर्च का जैसे हमने आविष्कार किया है उसका फायदा हम सभी उठा सकते हैं, पर इन जीवों में ये बात नहीं होती। अगर कोई क्रील जैसा कोई या जेलीफिश जैसी कोई मछली है, वह उसके शरीर में जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह प्रकाश और क्रील में जो प्रकाश है या स्क्वीड में जो प्रकाश है अथवा जो फंगस होते कवक होते उसमें जो प्रकाश है वह अलग अलग, हर जीव का अलग अलग प्रकाश का उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य पूर्ति के लिए वह प्रकाश उत्पन्न करता है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक जीव द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसका फायदा दूसरे जीव के लिए नहीं होता, वह खुद के लिए होता है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के निम्न उद्देश्य होते हैं। जो जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनमें अलग अलग उद्देश्य होते हैं। उसमें से निम्नलिखित है: 1. साथी की खोज और संकेतों का आदान प्रदान करना। 2. शिकार की खोज और शिकार को आकर्षित करना। 3. कामाप्लास उत्पन्न करना और 4. आत्मरक्षा। ये जो 4 अलग अलग उद्देश्य है जो जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनमें अलग अलग उद्देश्य है। जो मैंने अभी कहा कि 4 निम्नलिखित है: पहला,
कि साथी की खोज करना और उसके लिए संकेतों का आदान प्रदान करना। 2 शिकार की खोज करना और शिकार को आकर्षित करना। तीसरा है कामाप्लास उत्पन्न करना और आत्मरक्षा। गहरे सागरों के अनेक जीव शिकार की खोज के लिए अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एंगलर ऐसी ही मछली है। हमने जो ऊपर जो 4 अलग अलग उद्देश्य देखे हैं, उसमें एक पहला जो है वह शिकार के लिए एंगलर जैसी मछली है, वह अपने शिकार की खोज करने के लिए शरीर से प्रकाश उत्पन्न करती है। सागरों और महासागरों के बहुत से जीव, विशेष रूप से मछलियां, कामाप्लास के लिए प्रकाश उत्पन्न करती है। कामाप्लास किसी जीव की वह स्थिति होती है जिसमें वह अपने परिवेश से इतना घुल मिल जाता है कि सरलता से नहीं दिखाई देता। इससे उससे शिकार और सुरक्षित रहने में सुविधा रहती है। कामाप्लास यानी कि एक ऐसी स्थिति है कि वह अपने परिवेश में इतना घुल मिल जाता है कि वह सरलता से किसी को नहीं दिखाई देता, और इसके लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वह दूसरे शिकार से वह बच जाता है और अपने आप को सुरक्षित रखने में वह सुरक्षित रहने में वह कामयाब होता है। यह भी एक चीज है कि वह अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करके वह अपने आप को सुरक्षित रख। सागरों में और महासागरों में पाए जाने वाले कुछ जीव आत्मरक्षा के लिए अपने प्रकाश उत्पादक अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो अलग अलग तरीके आजमाए जाते हैं। सागर और महासागरों में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश उत्पादन करके अपनी आत्मरक्षा करते हैं। ये स्क्विड के समान अपने शरीर से एक विशेष प्रकार का तरल रसायन छोड़ते हैं जो पानी से मिलकर नमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है। इससे इनका शत्रु इन्हें नहीं देख पाता और ये भागने में सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार प्लैंकटन के जीव छोटी मछलियां से बचने के लिए प्रकाश उत्पन्न करती है। एक बात है कि स्क्विड जैसा एक मछली का एक प्रकार है जो अपने शरीर से तरल रसायन छोड़ता है और इससे पानी से मिलने के बाद वह उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। और इस प्रकाश उत्पन्न होने के बाद जो जीव या दूसरा जो प्राणी है उसकी शिकार करने के लिए आया है, वह जीव इस स्क्विड को नहीं देख पाता और उस समय में यह स्क्विड वहां से भागने में सफल हो जाता है। इसी प्रकार प्लैंकटन की जो जीव है वह भी छोटी मछलियों से बचने के लिए प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी कि यहाँ देखिए कि प्रकाश उत्पन्न करने में अपनी खुद की आत्मरक्षा करने के लिए भी यह प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उनके यह भी एक उद्देश्य होता है। यह भी आपको बात समझ लेनी चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन के दृष्टि से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की जानकारी जीव वैज्ञानिकों को प्राचीन काल से है। इनका वैज्ञानिक अध्ययन सन 16 शताब्दी के आसपास आरंभ हुआ। जीव वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि कुछ जीव प्रकाश क्यों उत्पन्न करते हैं, कैसे प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अपना प्रकाश किस पर नियंत्रण करते हैं आदि। यानी कि ये जानकारी जो है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की, यह इसका अध्ययन 16वीं शताब्दी से हो चुका है। यह इसलिए हो चुका है कि कुछ वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि सागर और महासागरों में जो अलग अलग ऐसे जीव है कि वह अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, पर ये कैसे उत्पन्न करते हैं, उनके प्रकाश उत्पन्न करने के कारण क्या है और किस तरह वह नियंत्रित करते हैं। इसलिए शायद इन जैव वैज्ञानिकों के द्वारा इस जानकारी जुटाना शुरुआत की और उसका अध्ययन भी किया गया। सन 1794 तक जीव वैज्ञानिक यह समझते रहे कि समुद्री जीव फास्फोरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, किंतु फास्फोरस विषैला पदार्थ होता है, यह जीवित कोशिकाओं में नहीं रह सकता, अतः इसको मान्यता नहीं मिल सकी। पहले तो जब खोजबीन शुरू हो चुकी, वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हो चुका, तो पहले तो ये जीव वैज्ञानिक यह समझते रहे कि जो जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं वह
समुद्री जीव फास्फोरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, किंतु फास्फोरस एक विषैला पदार्थ है और वह जीवित कोशिकाओं में नहीं रह सकता, तो इस मत को मान्यता नहीं मिल सकती। अगर विषैला पदार्थ है और वह जीवित कोशिकाओं में नहीं रह सकता, तो जिन लोगों ने बात कही कि वैज्ञानिकों ने बात कही थी कि फास्फोरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, तो इस मत को मान्यता नहीं मिल सकी। सर्वप्रथम सन 1794 में इटली के एक वैज्ञानिक स्पेलेंजानी ने यह सिद्ध किया कि समुद्री जीवों के शरीर से उत्पन्न होने वाले प्रकाश ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं तथा इसके लिए पानी आवश्यक है। स्पेलेंजानी ने यह सिद्ध किया कि जो जीव अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसमें ऑक्सीकरण होता है और उससे ही प्रकाश उत्पन्न होता है, और ऑक्सीकरण होने के लिए पानी की आवश्यकता है। इस प्रकार स्पेलेंजानी ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया एक साधारण रासायनिक क्रिया है। इस खोज के लंबे समय बाद सन 1887 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थिबाइस ने रासायनिक विश्लेषण करके यह मालूम किया कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव दो पदार्थों लूसीफेरिन और लूसीफेरेस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इस उपलब्धि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। हमने पहले भी देखा है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थिबाइस के द्वारा एक विश्लेषण किया कि जो जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसमें दो प्रकार के रसायन महत्वपूर्ण हैं। पहला लूसीफेरिन और दूसरा लूसीफेरिस, और इस दो रसायनों के सहायता से ही वह अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। ये जो उनकी खोज है वह इस प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव के अध्ययन के बारे में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है, और इसके कारण और आने वाले वैज्ञानिकों को ये बात बखूबी समझ गई और उन्होंने इस तरीके का अध्ययन और शुरू कर दिया जिसमें दो रसायन महत्वपूर्ण माने गए थे। पहला था लूसीफेरिन और लूसीफेरिस, और इस रसायनों से ही वह अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और ये बात आगे आने वाले वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण मानी गई। सन 1894 में प्रोफेसर अलीरिक डाइलिगेट ने प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश उत्पादक अंगों का सूक्ष्म अध्ययन किया। इन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीव के प्रत्येक प्रकाश उत्पादक में एक लेंस होता है जो प्रकाश को बाहर फेंकता है। देखिए, जब थिबाइस द्वारा यह बात सामने लाई गई कि लूसीफेरिन और लूसीफेरेस इस रासायनिक द्वारा जीव प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसके बाद प्रोफेसर अलीरिक डाइलिगेट के द्वारा इस पर और खोजबीन की गई और उन्होंने ये बात सामने लाई कि जो जीव प्रकाश उत्पादक होते हैं उनमें एक अंग होता है और उसमें एक लेंस होता है जो लेंस प्रकाश को बाहर फेंकता है।